Around 262 million people are affected from asthma. Asthma majorly need treatment. If not treated, it may be fatal. Asthma is an inflammatory disease of the lung. It causes narrowing of the small airways in the lung, which cause asthma. Asthma symptoms like cough, wheezing, shortness of breath, trouble in chest, tightness of chest, fatigue, sometimes trouble sleep also, may be more seen during night or during exercise. Hello everyone, this is Dr. Priyanka and you're watching me on my YouTube channel Health with Homeopathy. Today we will be talking about asthma, the cause, trigger and how homeopathy can help you to cure it. It's a non-communicable disease affecting children and adults both. Let's talk about the cause. अगर हम कॉज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आता है जेनेटिक. अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है अस्थमा की तो आपको चांसेस हैं कि आपको भी अस्थमा हो सकता है. अगर आपको चाइल्डहुड में कंटिन्यूसली वायरल इन्फेक्शन रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन रहा है, तो जब आप बड़े होते हैं तो आप ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स अस्थमा. अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, चाहे वो चाइल्ड में हो या अडल्ट्स में हो. अगर आप सेकेंड हैंड स्मोक को ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं या आप उसके पास ज़्यादा जा रहे हैं तब भी आपको अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं. इसके अलावा आपको पॉल्यूशन, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है या बहुत ज़्यादा स्मोक है तो भी अस्थमा के केसेस ज़्यादा हमने देखे हैं, तो भी आपको अस्थमा हो सकता है. अगर हम ट्रिगर के बारे में बात करें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके अस्थमा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, आपको प्रॉब्लम देती है, तो उसमें सबसे पहला है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. अगर आपको कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, रनिंग नोज है, साइनस है या ईएनटी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो भी हो सकता है आपके अस्थमा को बढ़ा दे. इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सरसाइज हो गई, डस्ट हो गई, एनवायरनमेंट में अगर कोई इसी टाइप का इरिटेशन है वो भी आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है. आप किसी पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आते हैं या किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, परफ्यूम हो गया, स्पेसिफिक स्मेल हो गई, तो भी वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे है या बहुत गर्म जगह पे है या कई बार ह्यूमिडिटी में भी आपके अस्थमा के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं. किसी टाइप का पेस्ट कंट्रोल किया है तो भी आपका बढ़ेगा. अगर आप किसी पेट्स एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो भी कई बार वो अस्थमा को बढ़ा देता है. इसके अलावा अगर आप सर्टेन मेडिकेशन पे हैं तो वो भी आपके अस्थमा की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है. तो हमको ये सब ट्रिगर्स जो हैं अवॉइड करने होंगे, तो धीरे धीरे आपके अस्थमा जो है वो भी कंट्रोल में आ सकता है. वैसे कहते हैं कि अगर बचपन में आपको अस्थमा है और जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आफ्टर 12 ईयर्स सर्टेन एज के बाद जो उसका अस्थमा है वो खत्म होने लगता है. बट कुछ केसेस में ये परसिस्ट कर जाता है. खत्म तब होगा अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं और जो आपके ट्रिगर्स हैं उसको अवॉइड करते हैं. प्रिवेंशन में अगर हम बात करें तो जो भी आपको दवाएं दी जा रही हैं वो आप प्रॉपरली फॉलो करें. आपके डॉक्टर से टाइम टू टाइम आप एडवाइस लें. जो ट्रिगर्स मैंने बताए हैं वो कोशिश करें अवॉइड हो, जिसमें आपका इस्तेमाल ना बढ़े. बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चे में हो या अडल्ट्स में हो. आपको वैक्सीनेशन ले सकते हैं आप इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का. ये क्या करेगा, आपका जो ट्रिगर है बार बार आपको हो रहा है रेस्पिरेशन इन्फेक्शन, इसको काफ़ी हद तक कम करेगा. इसके अलावा अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन बात करें तो मेरी ये कॉम्बिनेशंस हैं. मेरी फेवरेट मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा 30. ये आप डाइल्यूशन में बच्चों को भी दे सकते हैं और अडल्ट भी ले सकते हैं. स्पॉन्जिया टोस्टा 30 2 ड्रॉप्स अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, 2 साल से नीचे का बच्चा है तो 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, ऐसे आप कम से कम उसको 1 हफ्ता दें और उसके बाद फिर स्टॉप कर सकते हैं. 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसको कम से कम 15 दिन कंटिन्यूसली दें या 20 दिन कंटिन्यूसली दें. डोजेस वही रहेंगे, 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार और 20 डेज के लिए आप उसको दे सकते हैं. और अडल्ट हैं तो आपको 3 to 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेना है जब तक आपके सिम्टम्स रुक नहीं जाते हैं. स्पॉन्जिया के साथ सेकेंड मेडिसिन जो हम साथ में ही लेंगे वो है एंटिमटाट. ये 30 में लेना है. बच्चों में आप 2 ड्रॉप दिन में 3 बार पानी में दे सकते हैं और 1 हफ्ते के बाद इसको रोक देना है. अडल्ट्स में आप कम से कम 20 डेज दें या जब तक आपके सिम्टम्स सबसाइड नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप इसे 1 महीने तक ले सकते हैं. ये दोनों दवाएं आपको साथ में ले.
तीसरी मेडिसिन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है, ये बैक्सिन का आस्था 8 ड्रॉप है। अगर आप 2 साल के नीचे के बच्चे को दे रहे हैं तो 5 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार कम से कम 1 सप्ताह देंगे, उसके बाद रोक देंगे। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है तो 10 से 12 ड्रॉप आप इसको दिन में 3 बार देंगे और 10 दिन के बाद रोक देंगे। उसके बाद फिर अगर अडल्ट्स में दे रहे हैं तो ये आप कंटिन्यूसली 1 महीना कम से कम 15 ड्रॉप्स आधा कप गर्म पानी में या वार्म वाटर में इसको सुबह दोपहर शाम 1 महीने आपको लेना है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कई बार क्या होता है, अस्थमा में नाक बहुत बंद हो जाती है तो उसमें आप होम्योपैथी में नेजल एड बैक्सन कंपनी का स्प्रे है, नेजल स्प्रे है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आपकी नाक बंद है या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो रही है तो आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको टेम्पररी नाक खोलने में हेल्प कर सकता है। ये जो होम्योपैथी दवा है ये ब्रोंकियोडायलेटर जैसे ही एक्ट करती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये तीनों दवा कॉम्बिनेशन में साथ में आप स्प्रे यूज़ करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स है। लेकिन अगर इन्फेंट है, बच्चा है और आप मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहते हैं ये, तो प्लीज़ आप अपने हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही फिर आप ये मेडिसिन लें। मगर 5 इयर्स के बच्चे हैं या उससे बड़े हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन बहुत आराम से ले सकते हैं और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।